भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरिजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अभी तो राह शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। और महाराज ने कहा, बीरबल यह तालाब का पानी तो बर्फ से भी ठंडा है। बीरबल, और इस तालाब में एक दिन के लिए कौन ही ठहर पाएगा। बीरबल ने कहा कि महाराज आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ कि मैं ऐसा आदमी ढूंढ के लाऊंगा जो एक रात इस तालाब में खड़ा रहेगा। महाराज ने कहा, यदि तुम ना ढूंढ के ला पाए तो तुम अपने आप को पूरे साम्राज्य में छोटा समझोगे। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। वह बहुत मेहनती था लेकिन उसकी फसल हमेशा ठीक नहीं होती थी। एक साल उसने सोचा कि वह कुछ नया करने की कोशिश करेगा। वह बाजार गया और सुना कि कई किसान इजराइल की नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं जिससे फसलें बेहतर हो रही है। रामू ने सोचा कि अगर वह इस तकनीक को अपनाए तो उसकी भी फसलें अच्छी हो सकती है, लेकिन तकनीक को समझने और अपनाने में समय लगेगा। गांव के कुछ लोग उसकी मजाक उड़ाया और कहा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका जन्मदिन है आज। तो वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उसी उपलक्ष्य में हम लोग हर वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उनका जन्मदिन था तो और वो बच्चों को प्यार करते थे। सबको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ गए बेटा सब लोग? देखो आज ये कितने बच्चों ने, साहिबा ने, नैन्सी ने, ये लड़के ने, कितनों ने, सबने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि नशे से दूर रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, समय का सदुपयोग करना है। सुबह सब टाइम से उठते हो कि नहीं? कितने बजे उठते हो? वेरी गुड, वेरी गुड। बस्ती के अंदर जगह जगह पानी भरा रहता है। गंदा पानी रहता है नहीं रहता है? रहता है ना? मच्छर जगह जगह है या नहीं है? वहाँ पे ऐसी ताली बजाते रहते हो मच्छर मारने के लिए? वाह, कलाकार हो सब। हर चीज का जवाब यस भैया। बस मैम के लिए ताली बजा दो सब लोग। गुड। सभी अतिथिगणों को नमस्कार। हम आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए आभारी हैं। साथ ही हम आशा करते हैं कि हमें इसी तरह आपका साथ और आशीर्वाद मिलता रहेगा, जिससे कि हम और भी जीवन बेहतर बना पाएंगे और साथ ही ये सेवा कार्य और अधिक लोगों तक ले जा पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आज बाल दिवस है और यह अवसर है बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने के लिए, एक असीमित उमंगों भरा आसमान देने का, जिससे कि वह अपने जीवन की सभी ऊंचाइयां प्राप्त कर सके और एक सशक्त, समृद्ध एवं सार्थक जीवन की नींव रख सके। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम बच्चे आपके सम्मुख कविता पठन एवं वाचन करेंगे। उसके बाद आपको कहानियों का विमोचन देखने को मिलेगा। कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में बच्चे आपके सामने पर्यावरण एवं अनुशासन पर निबंध प्रस्तुत करेंगे। हम आशा करते हैं आप सभी को कार्यक्रम में प्रस्तुत अंश अच्छे लगेंगे और आपका प्यार एवं समर्थन बच्चों को तालियों के रूप में प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम आप सभी के सामने आ रही हैं बहीशा, एक बहुत प्यारी कविता लेके। आप सभी से निवेदन है। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार करिए सब लोग। मैं बहीशा मायमिन्या फाउंडेशन और कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ जिसका नाम है शिक्षा की रोशनी। इस प्रकार है।
शिक्षा है जीवन का आधार, ज्ञान की देती है हर बार, पढ़ाई से खुलती है दरवाजे, सपनों की उड़ान भरते हम राजे। स्कूल की बेंच पर जब बैठते, ज्ञान की गंगा में बहते, गिनती लिखाई बातें नहीं, शिक्षा से पढ़ती है हर घर की रौनक। शिक्षा से मिलती है पहचान, हर बच्चा बनता है महान। कड़ी मेहनत से जो आगे बढ़ता, सपनों को सच कर सबको बताता। किताबों में छुपे हैं कई राज, सीखते हैं हम, बढ़ते हैं आज। शिक्षा की रोशनी में चलो आगे, सपनों की दुनिया को करे साकार सचे। तालियां बच्चों। तो अब हमारी अगली प्रतिभागी शाहिला आप सभी के सामने आ रही हैं। सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शाइला, माई मीनिया फाउंडेशन और कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने शिक्षा का विषय पर एक कविता लेकर आई हूँ, जिसका नाम है शिक्षा का महत्व, जो कुछ इस प्रकार है। शिक्षा का दीप जलाए, ज्ञान की राह पर चलाए, पढ़ाई से मिलती है पहचान, हर बच्चे का हो उज्जवल सम्मान। किताबों में है ज्ञान का सागर, सीखे हम बने अच्छे नागरिक। गुरु की दीक्षा, माता पिता का प्यार, शिक्षा है सजता है हर एक संसार। शिक्षा से पड़ेगी समझदारी, सपनों को सच करने की तैयारी। कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़े, शिक्षा का हाथ थामे कभी न रुके, हर मुश्किल को करे हम पार। शिक्षा है हमें करती तैयार, सच और झूठ में फर्क सिखाए, हर बच्चे का दिल खुशी से भर जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर शाहिला। अब हमारी अगली प्रतिभागी हैं जन्नत। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आइए कोई नहीं, यू कैन डू इट जन्नत। भाई ताली बजाओ जोरदार जन्नत के लिए। जन्नत को डाल रहा है, यू कैन डू इट। अच्छे से कर लो, घबराओ मत, ठीक है। शाबाश। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जन्नत है, मैं मीना फाउंडेशन की और छात्रा 6ठी की हूँ। आज आप सभी के सामने एक कविता लेकर आई हूँ, प्रस्तुत हुई हूँ। यह कविता समझाती है कि नशा इंसान के जीवन को किस तरह बर्बाद करता है। कविता कुछ इस तरह है। नशे की चादर में लिपटा खुद को खोता है इंसान, जिंदगी की राह भटकता खुद को खुशियों का छूटता है आसान। एक बार का जश्न फिर रहा, हर दिन की आदत बन जाए कहानी सुहानी, पर भीतर बर्बाद का साया छाए। आँखों में खोई एक दुनिया, दिल में छुपा दर्द गाया। गर्द नशे के उस सफ़र में खुशियों से है बस एक झमेला, पर जो सच्चाई से सामान्य करे, अपने भीतर की जंग लड़े, वही है असाई जीवन जीतता जो नशे से खुद को छूटता। आओ हम बस मिलकर कहें, नशे से दूर रहना है सभी, जीवन को जीने का है सच्चा
जश्न खुश और सच्चाई का हो रहा सच। बहुत प्यारा किया है, शाबाश। अति उत्तम जन्नत, आपने बहुत ही प्यारा संदेश दिया कविता के माध्यम से। इसी के साथ कविता पाठन का समापन होता है और अब हम चलेंगे कहानी विमोचन की ओर। तो हमारी सबसे पहली प्रतिभागी है शाहिला। जोरदार तालियों से इनका मनोबल बढ़ाएं। ऑल द बेस्ट। यहाँ उपस्थित सभी बड़ों को मेरा नमस्कार। मैं शाहिला माय मीनिया फाउंडेशन और कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज आप सभी के सामने एक कहानी समय की अहमियत लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। राजू एक होशियार बच्चा था, लेकिन उस समय की सही योजना बनाना नहीं आता था। वह हमेशा पढ़ाई आखिरी समय पर करता था। उसके माता पिता और शिक्षक उसे समझाते, लेकिन वह कभी नहीं सुनता। एक दिन उसकी एक बड़ी परीक्षा थी। उसने सोचा अभी तो बहुत समय है, मैं कल से पढ़ाई करूँगा। लेकिन जब परीक्षा का दिन आया तब उसे समझ में आया कि उसके पास पढ़ाई के लिए बहुत कम समय बचा था। वह बहुत घबराया और पूरी रात पढ़ाई करने लगा। परीक्षा में वह बहुत तनाव में था। उसने कई सवालों का जवाब नहीं दिया। जब नतीजे आए तो उसने देखा कि उसके अंक बहुत कम आए। वह बहुत दुखी हुआ। उसका दोस्त अमित हमेशा समय की सही उपयोग करता था। अमित ने राजू से कहा, अगर तुम समय को सही से इस्तेमाल करोगे तो टेस्ट आपका भी हो जाएगा, तुम अच्छे अंक ला सकते हो। राजू ने अमित की बात मानी और ठान लिया कि वह समय का ध्यान रखेगा। राजू ने एक योजना बनाई। उसने अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और हर विषय के लिए समय तय किया। धीरे धीरे कुछ समय बाद जब अगली परीक्षा आई, राजू ने पहले से तैयारी की थी। उसने आत्मविश्वास से परीक्षा दी और अच्छे अंक लाए। राजू ने सीखा कि समय का सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। अब वह हमेशा अपने काम समय पर करने की कोशिश करता है और दूसरों को भी समय की अहमियत बताता है। धन्यवाद। वेरी गुड। कोई मुझे बताएगा, शाहिला ने जो कहानी पढ़ी, वेरी गुड, जो राजू के बारे में बताया, राजू की क्या समस्या थी? आप बताओगे? बताओ क्या समस्या थी। नैन्सी बता रही है। ताली भाई नैन्सी के लिए। माइक दो नैन्सी को। बताओ नैन्सी। भैया वो कभी भी समय की अहमियत नहीं करता और उसकी जब परीक्षा आती थी तो जब परीक्षा का दूसरा या तीसरा दिन होता था तब वह पढ़ाई करता था। इसलिए उसके माता पिता और उसके शिक्षक भी बहुत परेशान थे क्योंकि वह अंत समय में पढ़ाई करता था। क्या करता था राजू? एंड में जाके पढ़ाई करता था और पूरा टाइम वेस्ट हो जाता था। तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर आपको पेपरों में पास होना है, अच्छे नंबर लाने, तो क्या करना पड़ता है? क्या पेपर के एक दिन पहले, 2 दिन पहले? तो कब पढ़ना चाहिए? रोज, ताकि हम तैयारी कर सकें। और राजू यही गलती कर रहा था, तो आप लोग ये गलती मत करना। जैसे आप यहाँ पे 3 दिन क्लास होती है, कौन कौन से दिन? गुरुवार। कितने बजे? 4:30 से 5:30। सर्दियों का टाइम है इसलिए, है ना? तो इन 3 दिन की क्लास में आना ही आना है ताकि हम पढ़ें और नई चीज़ें सीखें। अच्छा लगता है ना यहाँ पे आना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी शाहिला, आपने अपनी कहानी के माध्यम से सभी बच्चों को बहुत अच्छा संदेश दिया। हमारी अगली प्रतिभागी हैं बहीशा। सभी इनका अभिनंदन करें।
सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बहीशा है। मैं माई मिन्या फाउंडेशन और कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। आप सभी के सामने मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है एक नया मौका। राजू एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था कि वह एक सफल इंजीनियर बने, लेकिन उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पिता एक किसान थे और उनकी आमदनी बुनियादी ज़रूरतों भी मुश्किल से पूरी हो पाती थी। राजू ने कभी हार नहीं मानी। उसने गांव के स्कूल में मेहनत से पढ़ाई की। जब उसे 12वीं कक्षा में अच्छे अंक मिले तो उसने शहर के एक कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया, पर स्कॉलरशिप के बिना दाखिला नहीं मिल सकता था। राजू ने एक संस्थान व्यापारी से मदद मांगी, जिसने उसकी मेहनत और लगान को देखा। उसने राजू को एक छोटी सी नौकरी दी, जिससे वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ खर्चे भी उठा सके। राजू ने दिन में कॉलेज में पढ़ाई की और शाम को नौकरी की। अपनी मेहनत और निष्ठा से राजू ने कॉलेज में भी अच्छे अंक प्राप्त किया। उसने एक प्रतियोगिता में भाग लिया और उसे एक प्रतिष्ठित इंजीनियर संस्थान में स्कॉलरशिप मिली। तब राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी की तो वह एक सफल इंजीनियर बन गया। उसने अपने गांव वापस जाकर एक स्कूल खोला ताकि अन्य बच्चों को भी शिक्षा का मौका मिल सके। यह कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें और परिस्थिति से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। धन्यवाद। बहुत अच्छे बहीशा। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी ने सुनी है कहानी? किसी बच्चे ने नहीं सुनी कहानी? तो बी ग्रुप में से बताएंगे। सलमा, क्या समझ आया राजू की कहानी जो इस बार बताई थी? राजू क्या करना चाहता था? हाँ, क्या इंजीनियर? पिताजी खेती करते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे? बता दो मैम को। बताएंगे? रूही, आप बता दो बेटा। पूरी कहानी सुनाई ना बहीशा ने राजू की? बता दो मैम को। और कोई बताएगा कुछ और राजू के बारे में मैम को? आप बताओगे? बताओ, वहीं से बताओ, बैठे बैठे बता दो। उसका परिवार बहुत ही गरीब था और उसके पापा खेती करते थे। इसलिए वह ना पढ़ाई के लिए आखिरी बार उसने एक फॉर्म भरा। उसको भेज दे। राजू था ना, उसने और दुकान में काम करने के लिए गया और उसने अपनी पढ़ाई को पूरी किया पैसे। गुड, वेरी गुड। चलो, अब अगली प्रस्तुति करने आ रहे हैं हमारे अगले प्रतिभागी सदरे। ध्यान से सुनना।
सदरे भाई जा रहे हैं। ताली तुम लोग ताली नहीं बजाते? क्या ही निकाह हो रहा है, निकाह नहीं। अभी तुम्हें भी मौका मिलेगा आगे तक। थोड़ा सा आगे आ जाए। पास रखो भाई, पास करो। हाँ, सभी बड़े उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सदरे है। मैं माई मीनिया फाउंडेशन और 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं सभी के सामने एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। कोशिश करने से ही सफलता। एक नई कोशिश। अभी ताली बजा दो सदरे के लिए। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम रामू था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हमेशा ठीक नहीं होती थी। एक साल उसने सोचा कि वह कुछ नया करने की कोशिश करेगा। वह बाजार गया और सुना कि कई किसान इजराइल की नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जिससे फसलें बेहतर हो रही है। रामू ने सोचा कि अगर वह इस तकनीक को अपनाए तो उसकी भी फसलें अच्छी हो सकती है, लेकिन तकनीक को समझने और अपनाने में समय लगेगा। गांव के कुछ लोग उसकी मजाक उड़ाया और कहा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने किताबें पढ़ी और किसानों से बातचीत करी। धीरे धीरे उसने तकनीक को समझा और साल भर की मेहनत के बाद रामू ने अपने फसलें तैयार कर ली। इस बार उसकी फसलें बहुत अच्छी हुई थी। याद है तुम्हें? याद है? सुनाओ आगे। फिर लोग आए उसके पास। उन्होंने रामू से पूछा कि उसने क्या किया। रामू ने बताया कि उसने समय का सदुपयोग किया और नई तकनीक सीखी। गांव के अन्य लोगों ने भी उसकी सलाह ली और रामू ने उन्हें अपनी तकनीक सिखाई। कुछ ही समय बाद गांव की फसलें भी बेहतर होने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है जो कभी भी नई चीजों को सीखने से पहले हिचकिचाना नहीं चाहिए। प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। धन्यवाद। बहुत खूब सदरे। अपनी कहानी याद की तो बिना देखे, बिना कागज के की ना। इस बात के लिए ताली बजाओ भाई उसके लिए। बहुत प्यारा। किसी बड़ी कहानी को तुमने याद कर ली। हमारी अगली प्रतिभागी आयशा का तालियों से मनोबल बढ़ाएं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आयशा है। मैं माई मीनिया फाउंडेशन और कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। आप सभी के सामने महान दार्शनिक सुकरात से जुड़ा हुआ एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है सफलता का हैसिया। आप सभी से अनुधारण है कि ध्यान से ये कहानी सुने। एक बार एक व्यक्ति ने महान दार्शनिक सुकरात से पूछा कि सफलता का हैसिया क्या है। सुकरात ने उसे इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले। वह
वहीं पर उसे अपने सवाल का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिले तो सुकरात ने उसको नदी के उत्तर नदी गहराई महापूर्ण के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी के उत्तर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी से डुबा दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, कोशिश करने लगा लेकिन सुकरात थोड़ा ज़्यादा मजबूत थे। सुकरात ने उसे काफ़ी देर तक पानी में डुबाए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलने सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारी सवाल का जवाब है। जब तुम सफलता को उतनी ही तभी अच्छा से चाहोगे, तीव्र अच्छाई से तुम सांस लेना चाहते हो तो तुम्हारे सफलता निश्चित रूप से मिला जाएगी। सुकरात ने विचार, अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरी को दूर करें, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। धन्यवाद। बहुत अच्छे आयशा, आपने कहानी के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश दिया। अब हमारी अगली प्रतिभागी साहिबा के लिए तालियां बच्चों, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभी को मेरा नमस्कार। मैं साहिबा माई मीनिया फाउंडेशन और कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। हम सभी को जीवन में कभी ना कभी गुस्सा आता है। यह एक सामान्य मानवीय भावना है, लेकिन अगर गुस्से को सही तरीके से काबू ना किया जाए तो वह बेहद नुकसान हो सकता है। आज मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो गुस्से के बुरे प्रभाव को उजागर करती है। कहानी का नाम परी और उसका गुस्सा। यह कहानी कुछ इस प्रकार है। गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम परी था। परी बहुत चतुर और समझदार थी, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह हमेशा गुस्से में रहती थी और छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता। एक दिन परी अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। अचानक उसकी एक दोस्त नीता ने उसे एक मज़ेदार मजाक सुनाया, लेकिन परी को वह पसंद नहीं आया और वह गुस्से से बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे मजाक कर सकती हो? नीता चुप रह गई और सारे दोस्त हैरान रह गए। सारे दोस्त क्या रह गए? हाँ भाई, और सारे दोस्त हैरान रह गए। सभी ने देखा कि परी का गुस्सा हमेशा सभी के लिए समस्या बन जाता है। एक दिन परी की माँ ने उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, परी गुस्सा करना आसान है, लेकिन खुशी से जीना और समझदारी से बात करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परी ने अपनी माँ की बात को सुना, लेकिन उसको समझ नहीं आया और वह सोचती रह गई कि कोई भी उसकी भावनाओं को नहीं समझता। कोई भी उसकी क्या नहीं समझता? बताओ क्या पूछे? कुछ सवाल किया ना, अपनी बातों में बस सब। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए और सबको सिखाते थे कि कैसे गुस्से को काबू करना है। परी ने सोचा, शायद मैं उनसे कुछ सीख सकती हूँ।
शांत ने सभी बच्चों को एक खेल में शामिल किया। उन्होंने कहा, जब भी गुस्सा आए गहरी सांस लो और अपनी भावनाओं को समझो। परी ने खेल में भाग लिया और धीरे धीरे अपने गुस्से को काबू करना सीखा। जब भी उसे गुस्सा आता तो वह गहरी सांस लेती और सोचती क्या वास्तव में वो गुस्से की स्थिति में है। एक दिन परी अपने दोस्तों के साथ मजाक करने लगी तो एक दिन परी की दोस्त ने उससे मजाक किया तो उसने गुस्सा ना करने की बजाय मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मजाक है। सभी दोस्त हैरान रह गए और परी का नया रूप देखकर सब खुश हुए। परी का नया रूप देख के उन लोग को क्या हुआ? इस अनुभव ने परी को सिखाया कि गुस्से केवल एक भावना है जिसे समझना और काबू करना आसान है। उसने सीखा कि खुशी और दोस्ती गुस्से से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब परी हमेशा हंसते खिलखिलाते रहने लगी और उसके सारे दोस्त ने उसे नई परी के रूप में पहचान लिया। उसके सारे दोस्त उसे किस रूप में पहचान लिए? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गुस्सा को समझना और उसे काबू करना ज़रूरी है ताकि हम खुश रह सके और अपने रिश्तों को मजबूत बना सके। आशा करती हूँ आप लोग को मेरी कहानी अच्छी लगेगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साहिबा, आपने इस कविता के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश देने का प्रयास किया। अब आ रहे हैं आदित्य अनुशासन के महत्व पर निबंध प्रस्तुत करने। सभी प्रस्तुत लोगों को मेरा नमस्कार। मैं नैन्सी मायमीनिया फाउंडेशन कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आपके सामने मैं एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। एक बार महाराज अकबर और बीरबल बाहर टहल रहे थे। महाराज ने बीरबल से कहा, बीरबल इस साल तो बहुत ही सर्दी है। यदि कोई आदमी इस साल काम करने के लिए निकलेगा भी घर से तो नहीं निकल पाएगा। और फिर महाराज तालाब के पास गए और उन्होंने तालाब में हाथ डाल के देखा और बीरबल से कहा, बीरबल इस तालाब का पानी तो बर्फ़ से भी ठंडा है। यदि क्या है? बीरबल ने क्या कहा? पूछ जरा इनसे। हाँ भाई, नैन्सी को तो सब जानते हो। अगर इसने पूछा और तुम नहीं बता पाए तो नाम लिख लेगी। सोमवार को तुम्हारी क्लास लगाएगी अलग से कि हाँ इसने नहीं बता पाया। किसी से भी पूछ लो नैन्सी तुम कि तुम कहाँ पर हो, क्या बता रही हो। ठीक है, एक टेस्ट कर लेते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। चलो। और महाराज ने कहा, बीरबल यह तालाब का पानी तो बर्फ़ से भी ठंडा है। बीरबल और इस तालाब में एक दिन के लिए कौन ही ठहर पाएगा। बीरबल ने कहा कि महाराज आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ कि मैं ऐसा आदमी ढूंढ के लाऊंगा जो एक रात इस तालाब में खड़ा रहेगा। महाराज ने कहा, यदि तुम ना ढूंढ के ला पाए तो तुम अपने आप को पूरे साम्राज्य में छोटा समझोगे। बीरबल ने कहा, ठीक है। तो महाराज ने कहा, यदि तुम ऐसा आदमी ढूंढ के ले आए तो मैं तुम्हें एक पोटली पैसे दूँ। मैं उस आदमी को एक पोटली पैसे दूंगा। क्या कहा महाराज ने बीरबल को करने को? सौरभ बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्या कहा। बस सदरे आप बताइए क्या कहा महाराज ने। अकबर ने बीरबल को क्या कहा करने के लिए? बता दो जल्दी से, पास बताओ नीचू। हाँ बोलो भैया। नहीं, जिन्होंने सुना उनसे नहीं पूछना। हाँ बोलो।
रात भर रह सके, ऐसा कोई आदमी ढूंढ के लाओ। चलो आगे बढ़ो, अब ध्यान से सुनना। कुछ भी पूछ लेगी नैन्सी, ऐसे ही पूछो नैन्सी इनसे, अभी मजा आएगा। और जब महाराज ने कहा यदि तुम ऐसा आदमी ढूंढ के ला पाए तो मैं उस व्यक्ति को एक पोटली पैसे दूंगा। इसके बाद महाराज से आज्ञा लेके बीरबल उस व्यक्ति को ढूंढने चला गया जो एक रात इस ठंडे तालाब के पानी में खड़ा रह सके। और उसके बाद जब दोपहर हुई, दोपहर को दरबार में जब बीरबल आया, महाराज ने उससे पूछा कि क्या तुम हारने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो एक रात इस ठंडे पानी में खड़ा रह सके? बीरबल ने कहा महाराज हाँ मुझे मिला। और फिर महाराज ने कहा सिपाहियों उस व्यक्ति को बुलाओ जो इस पानी में एक रात खड़ा रह सके। क्या कर सके एक रात? किसने बोला ये? महाराज का नाम क्या था? और किसको बोला था ये करने को? चलो अभी तक तो तुम्हारी लाइन ठीक है, चलो नैन्सी आगे। और महाराज ने उस व्यक्ति को देखते ही कहा क्या तुम पागल हो? क्या अपने परिवार को अकेला छोड़ना चाहते हो? क्या तुम इस ठंडे पानी में रात भर रह पाओगे? उस व्यक्ति ने कहा महाराज यदि मुझे आप पैसे दे तो मैं इस पानी में रात भर खड़ा रहूँगा। महाराज ने कहा तुम अपनी जान भी गंवा सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा यदि मैं अपनी जान गंवा बैठूँ तो यह पैसे मेरे परिवार वालों को दे देना। उसके बाद वह व्यक्ति उस तालाब के पास गया और महाराज ने कहा सिपाहियों इस व्यक्ति पर कड़ी नज़र रखना। यदि यह पानी से बाहर आए तो इसे हमारे सामने प्रस्तुत करना जिससे हम इसे बहुत ही कड़ी सजा देंगे। और फिर वह व्यक्ति पूरी रात उस पानी में खड़ा रहा। अगले दिन महाराज ने उसे बुलाया और कहा कि उसे बुलाया और कहा कि तुम एक रात उस इतने ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे? उस व्यक्ति ने कहा महाराज पहले बार तो बहुत ही कठिन था, पर जब मैं उस तालाब में गया और मैंने एक दिए को देखा, उस दिए को देखते ही मैंने उसकी तरफ अपना मुंह करके उसके सामने हाथ जोड़ के भगवान का नाम लेता रहा। महाराज ने यह सुनते ही कहा तुमने मेरे साथ छल किया है। मैं तुम्हें सजा तो नहीं पर मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा और इस महल से निकलवा दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैंने इसमें छल नहीं किया है, पर महाराज ने नहीं सुनी और फिर वह उस व्यक्ति को सिपाहियों द्वारा बाहर निकलवा दिए। वो इंसान जब महाराज ने उससे पूछा, अकबर ने उससे पूछा कि तुम कैसे खड़े रहे इतने ठंडे पानी में रात भर, कैसे खड़ा रहा था? वो क्या जवाब दिया उसने? कहाँ का दिया? तालाब के किधर? दूर, तालाब से कहीं दूर से एक दिया दिख रहा था। हाँ तो उस दिए की रोशनी की वजह से वो कह रहा था कि मैं रात भर खड़ा रहा। ठीक है चलो नैन्सी कंटिन्यू। और महाराज ने अगले दिन देखा कि बीरबल अभी तक महल में प्रस्तुत नहीं है, तो महाराज ने कहा कि जाओ सिपाहियों बीरबल को बुला के लाओ। और जब सिपाही बीरबल के घर गए तो बीरबल आंगन में बैठा, दो लकड़ी जमीन पर गाड़ के उसमें एक हंडी लटकाकर इसके नीचे एक दिया रखा था और उससे खिचड़ी बना रहा था। तो फिर सिपाहियों ने कहा बीरबल तुम्हें महाराज ने बुलाया है। बीरबल ने कहा ठीक है चलो फिर मैं अभी आता हूँ। और फिर बीरबल कुछ देर तक बैठा रहा। महाराज ने सिपाहियों से पूछा कि बीरबल तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? तो सिपाहियों ने कहा महाराज वह बीरबल बोल रहा था कि मैं कुछ देर में आऊँगा। काफ़ी समय बीतने के बाद भी बीरबल नहीं आया। उसके बाद महाराज अपने आसन से खड़े होकर बोले सिपाहियों चलो हम बीरबल को लेने चलते हैं। उसके बाद जब महाराज बीरबल के घर गए और आंगन में देखा बीरबल बैठा था और
उसको एक घंटी पे नीचे दिया जला के खिचड़ी बना रहा था। महाराज ने कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, महाराज मैं खिचड़ी बना रहा हूँ। महाराज ने कहा, क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम इस दिए से खिचड़ी बना लोगे? और फिर कहा, क्या तुम इस दिए के नीचे दिए से खिचड़ी बना लोगे? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, मैं यही समझाना चाहता था आपको कि यदि वह व्यक्ति इतने ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहा और क्या एक दिए से उसको इतनी गर्माहट मिल जाती कि वह पानी में रात भर खड़ा रह सके। महाराज को बात समझ आई और बीरबल के साथ वह दरबार में गए। दरबार में जाते ही महाराज ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वह जाके उस व्यक्ति को बुला के लाए जो रात भर उस ठंडे पानी में खड़ा रहा था। उसके बाद सिपाही उस व्यक्ति को बुलाकर लाए और महाराज ने उसको उसका धन दे दिया। उसने महाराज का धन्यवाद किया। उसके बाद उसने बीरबल को भी धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, दूसरों की सफलता के पीछे कभी भी बिना समझे कोई राय नहीं लेनी चाहिए। क्या हुआ? हो गई? सभी को मेरा नमस्कार। मैं जैनब माई मीनिया फाउंडेशन और कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने लेखक आशीष पाठक जी के द्वारा एक रची कविता एकता में शक्ति प्रस्तुत करने वाली हूँ। संगठित हो जब हम साथ साथ, हर मुश्किल हो जाती है आसान। एकता में होती है शक्ति, सपने साकार होते हैं हर एक बार। भेदभाव मिटा मिलकर चले, हर दिल में प्रेम का दीप जले। जाति धर्म से परे हम सब एक परिवार की तरह मिले। संकट में जब आई कोई घड़ी, एकता से मिले सच्ची शक्ति। साथ निभाना है हमें हमेशा, हर कदम पर हर मुश्किल में। एकता का ये बंधन ना टूटे, हर आंधी में हम यूं ही जुटे। साथ रहकर कर ले हम बड़ा काम, एकता में है सच्चा ईमान। हाथ से हाथ मिलकर चले, हर कदम पर एकता के गाने गुनगुनाए। बढ़ते रहे हम आगे, बढ़ते रहे, एकता में शक्ति, यही है सच्चा नारा। यह कविता एकता के महत्व और उसकी शक्ति को दर्शाती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं साहिबा माई मीनिया फाउंडेशन और कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने लेखक विनय महाजन जी द्वारा रची गई कविता मत बांटो इंसान को सुनाने जा रही हूँ। तालियां भाई, तालियां। मंदिर मस्जिद गिरिजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरिजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी तो राह शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला ना सूरज का संदेशा हर घटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी हरी भरी धरती ऊपर नीला वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सुना लगता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर, रोंदे ना पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। सब आशा करती हूँ आप लोग को मेरी कविता अच्छी लगी होगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आदित्य माई मीनिया फाउंडेशन कक्षा 5 का छात्र हूँ। आज मैं जिस विषय पर निबंध प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है और वह है जीवन में अनुशासन का महत्व। हम सभी जानते हैं कि जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि एक मजबूत अनुशासन की भी आवश्यकता होती है। तो चलिए हम इस निबंध के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय पर गहरी समझ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। अनुशासन का अर्थ है नियमों और व्यवस्थाओं का पालन करना। यह हमारे दिनचर्या व्यवस्थित करता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। अनुशासन से जीवन में कई फायदे होते हैं। सबसे पहले यह हमें समय का सही उपयोग सिखाता है। जब हम अनुशासित होते हैं तो हम अपने कामों को समय पर पूरा करते हैं। इससे हमें तनाव कम होता है और हम बेहतर परिणाम हासिल करते हैं। अनुशासन से हम अपनी आदतों को सुधार सकते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, नियमित रूप से पढ़ाई करना और खाना खाना। ये सभी आदतें अनुशासन का हिस्सा है। जब हम इनका पालन करते हैं तो हम व्यवस्थित और मानसिक दोनों रूप से बेहतर होते हैं। इसके अलावा अनुशासन से हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होते हैं। जब हम एक निश्चित योजना के अनुसार काम करते हैं तो हमें अपने सपनों को पूरा करने में आसानी होती है। जैसे यदि कोई छात्र नियमित रूप से पढ़ाई करता है तो वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। अनुशासन केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि समाज में भी आवश्यक है। जब हम समाज के नियमों का पालन करते हैं तो हम एक बेहतर नागरिक बनते हैं। अनुशासित समाज में शांति और सुगंधित बनती है। अंत में हमें समझना चाहिए कि अनुशासन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें अपने लक्ष्यों को पाने में मदद करता है और हमारे सारे जीवन संगठित बनाता है। इसलिए हमें अनुशासन को अपने जीवन में हिस्सा बनाना चाहिए। निष्कर्ष, अनुशासन के बिना जीवन में सफलता पाना मुश्किल है। अनुशासन का पालन करने से हम अपने सपनों का साकार कर सकते हैं, एक सुखद जीवन भी जी सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई, तालियां बजाओ। आदित्य ने बस सुनो, मच्छर, गंदा पानी, ये सब बस्ती के अंदर आप देखते हो। सब दिखता है नहीं दिखता है? आप जो यहाँ पर इतने हाथ चला रहे हो ना, तालियां, ओए नीचे बैठो सीधे। बस्ती के अंदर जगह जगह पानी भरा रहता है। गंदा पानी रहता है नहीं रहता है? रहता है ना? मच्छर जगह जगह है या नहीं है? वहाँ पे ऐसी ताली बजाते रहते हो मच्छर मारने के लिए? वाह, कलाकार हो सब। हर चीज का जवाब यस भैया। बस हम अपने आज के कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तालियां रोक लो, मैं पीट दूंगा नहीं तो तुम्हें। रोशनी इधर सब, वो इतना ऊपर उड़ रहे हैं, तुम उनको ढूंढ ढूंढ के क्यों मार रहे हो? हाँ? फिर अब किसी के हाथों की आवाज आ गई तो मैं पिटाई लगा दूंगा उसके। शांत हो जाओ एकदम। अब मैं बच्चों आप लोगों से कुछ चीजें हैं, आप देख रहे हो वहाँ पे कॉपियाँ रखी है, पेंसिल रखी है, राइट? तो मैं सर से निवेदन करूँगा, सर एक बार आप आएँ प्लीज़। ये आपके लिए सर और मैम लाए हैं। आप सब जो किट पढ़ते हैं ना आप लोग, उसमें कॉपियाँ होती हैं, पेंसिल्स होती हैं। उससे पहले मैं सर से कहूँगा 2 शब्द आप सबके साथ बोलें। सर की बात ध्यान से सुनना सब, नहीं तो फिर पिटाई लगाएंगे सर भाई। वेरी गुड वेरी गुड। जोश सबका हाई होना चाहिए। आज क्या है बेटा, आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज का जो दिन है, किसका जन्मदिन है? बच्चों का। तो चलिए मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका जन्मदिन है आज। तो वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उसी उपलक्ष्य में हम लोग हर वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उनका जन्मदिन था तो, और वो बच्चों को प्यार करते थे,
सबको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ गए बेटा सब लोग? देखो आज ये कितने बच्चों ने, साहिबा ने, नैन्सी ने, ये लड़के ने, कितनों ने, सबने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि नशे से दूर रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, समय का सदुपयोग करना है। सुबह सब टाइम से उठते हो कि नहीं? कितने बजे उठते हो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ सब, अब सुनो, ए बच्चों सुनो, आप लोगों को यहाँ पढ़ना अच्छा लगता है कि नहीं? तो आप लोग एब्सेंट क्यों हो जाते हो बीच बीच में? अब सब बताओ कि हम लोग कभी एब्सेंट नहीं होंगे और रोज आएंगे, जब जब जिस दिन पढ़ाई होती है रोज आएंगे। बताइए। हाँ तू छुट्टी नहीं करती, मैं तेरे को देखता हूँ हमेशा यहाँ पर। बाकी कई बच्चे हैं छोटे छोटे छुट्टी कर लेते हैं, कोई भी छुट्टी ना करे। ठीक है बेटा, आगे पढ़ो, ठीक है, और अपनी बस्तियों से ऊपर उठो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। पढ़ लिखोगे तभी अच्छी नौकरी मिलेगी आप लोग को। समझ रहे हो ना बेटा? तो कोई बंक तो नहीं मारेगा? सबने आना है। आप लोगों के लिए किताब और मिठाई आई हैं, ठीक है, और किताबें जो हैं आप लोगों के बड़े बच्चों को मिलेंगी। छोटे बच्चों के लिए स्लेटें हैं जिसमें आप लोग पढ़ते हो। तो ये जो भी आपको होमवर्क मिलता है वो आप लोग पूरा करके आएंगे। और जो भी अगर आप लोग को कोई तकलीफ़ है या कोई अगर आप लोग के माँ बाप नहीं आने देते हैं तो शुभम अंकल को बताओगे, भैया को बताओगे, ठीक है? किसी को कोई मना तो नहीं करता किसी के डैडी लोग कि नहीं आना? शाबाश। और मैं आशा करूँगा कि आप लोग हमेशा पढ़ लिख के अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, देश का नाम रोशन करें। और किसी भी चीज़ की हमारे को, अगर आप लोगों को अगर किसी चीज़ की पढ़ाई से संबंधित कोई चीज़ अगर ज़रूरत है तो मैडम को बता दें आप, या हमको बताएं, ठीक है बेटा? अगर कोई आपकी पढ़ाई की सामग्री ख़त्म हो जाती है तो आप हमको बताएं, हम आपको अवश्य उपलब्ध कराएंगे, ठीक है? सबने पढ़ना है ना? वेरी गुड। चलिए थैंक यू। आ जाओ तुम भी ले लो। क्या कर रहा है? ऐसे ही बैठे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैम, सर, सभी हमारे साथी सचिन, शशि, रंजना जी, आप सभी लोग यहाँ पर आए बच्चों के बीच में। बच्चों आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? अभी